अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो फ्रांस स्टूडेंट वीज़ा की सक्सेस स्टोरी के साथ हमारे स्टूडेंट हैं सैयद मोहम्मद फ़खर लाहौर से। आज अपने पासपोर्ट के साथ और वीज़ा के साथ आए हैं। जस्ट 1 डे में इनका जो है वो फ्रांस का स्टूडेंट वीज़ा अप्रूव हुआ है। बहुत सारे लोग इस पे ग्रुप्स में कमेंट कर रहे हैं कि फ्रांस की वीज़ा रेशो बुरी है, फ्रांस वीज़ा नहीं देता। डेफिनेटली फ्रांस वीज़ा देता है। कुछ आपकी पॉलिटिकल रीज़न या कुछ अनसर्टन रीजंस की वजह से समटाइम्स फ्रांस की वीज़ा रेशो जो है वो इम्पैक्ट होती है, लेकिन हमारे ऑफिस में बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं। तो उसी हवाले से ये सेकंड टाइम अब हमारे ऑफिस है। फर्स्ट टाइम ये आए थे जब इन्होंने हमसे अपना कॉन्ट्रैक्ट किया था अपना स्टूडेंट वीज़ा कंसल्टेंसी का, और आज अल्हम्दुलिल्लाह अपने वीज़ा के साथ ऑफिस आए हैं। तो इनसे मैं 7 ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ जो बेसिक क्वेश्चंस हैं। अगर आप भी ये सुन रहे हैं, आपका भी फ्रांस जाने का मूड है, आप भी अपनी मास्टर्स की स्टडीज़ जो है वो दुनिया की बेस्ट जो एजुकेशनल डेस्टिनेशन है वहाँ से करना चाह रहे हैं, तो आप ये वीडियो लाजमी देखें। आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आपको पता चल जाएगा कि फ़खर का कैसे प्रोसेस हुआ है, और अगर आपकी प्रोफाइल इससे मैच करती है तो आपके कितने चांसेस हैं वीज़ा के। तो इसी इंट्रोडक्शन के साथ जो है वो हम चलते हैं वीडियो की तरफ। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम फ़खर, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं? अच्छा फ़खर, आप लाहौर से आए हैं। जी, डेफिनेटली फ़खर से मैं पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा सकें कि आपकी क्या प्रोफाइल है, क्या आपकी एजुकेशन है, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो जान सकें। My name is Syed Mohammad Fakhr. I'm from Lahore, Pakistan. I did my graduation in Business Accounting and Finance from Government College University Lahore. GCUF से बिजनेस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में किस ईयर में आपने कंप्लीट किया? पास आउट 2022 में हुआ था। पास आउट 2022 में है। फ़खर, आपकी एज क्या है? 25। 25 ईयर्स है, ठीक है। तो आपने 2022 में अपने पास आउट किया। आफ्टर दैट व्हाट यू डिड? उसके बाद मेरा एज अ फाइनेंशियल अकाउंटेंट 2 इयर्स का एक्सपीरियंस था। वो किसी फर्म में है? हाँ जी, नहीं, अकाउंटिंग फर्म में नहीं है, आईटी फर्म में है, आईटी सॉफ्टवेयर फर्म हाउस में, में। सॉफ्टवेयर हाउस में इनका 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो व्हाई दिस कंट्री एंड फ्रॉम वेयर यू हर्ड अबाउट फ्रांस? बेसिकली फ्रांस के बारे में अगर बात करें तो मेरा कोई प्लान नहीं था फ्रांस में मूव करने का स्टडीज़ के लिए। मेरा प्लान था जर्मनी जाने के लिए। 2 इयर्स अपने वर्क एक्सपीरियंस के साथ साथ जब मैं एज ए एम्प्लॉय काम कर रहा था, तो मैंने जर्मनी में खुद अप्लाई किया था। तो मुझे वहाँ की 4 बेस्ट यूनिवर्सिटीज़, जो टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ थी, वहाँ से ऑफर लेटर्स आ चुके हुए थे। लेकिन सबसे मेन इशू जो इस टाइम पाकिस्तान में चल रहा है वो अपॉइंटमेंट इशू चल रहा है। एग्जैक्टली। तो इस वजह से फिर मैंने अभी जो है वो जर्मनी मूव करने के बजाय, अपना और ज़्यादा टाइम वेस्ट करने के बजाय, मैंने फ्रांस को चूज़ किया। एग्जैक्टली। और फ्रांस के बारे में मैंने सुना काफ़ी ज़्यादा था, पहले भी सुना था, लेकिन एक चीज़ जिसने मुझे फ्रांस की तरफ अट्रैक्ट किया वो ये थी कि अफोर्डेबल एमबीए प्रोग्राम। क्योंकि मैंने जर्मनी में भी एमबीए के लिए जाना था या मास्टर्स इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के लिए जाना था, लेकिन वो अगर हम फ्रांस से कंपेयर करें तो अफोर्डेबल नहीं था। नो डाउट वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ की फ़ी नहीं होती, सेमेस्टर कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, लेकिन वो अगर आप मैनेजमेंट की एजुकेशन में जा रहे हैं तो वो ये उस चीज़ पे इम्प्लीमेंट नहीं करता रूल। तो ये मैनेजमेंट की फीस है? हाँ, उन अक्सर यूनिवर्सिटीज़ के है। अक्सर यूनिवर्सिटी, और ब्लॉक अमाउंट भी आपको देना ब्लॉक पड़ता है। अमाउंट तो वो तो फिर लमसम अमाउंट उनको ट्रांसफर हाँ, तो करनी पड़ती जर्मनी है। की अगर हम ब्लॉक अमाउंट 12,300 यूरोज है, तो तकरीबन आपका 37 लाख तो सिर्फ ब्लॉक अमाउंट है। वो आपको पैसे तो इन्वेस्ट करने ही पड़ेंगे। वो तो फ्रांस में आपको काफ़ी जो है ना इससे डिफरेंस आ जाता है। तो तीसरा क्वेश्चन कि आपने टॉप 7 कंसल्टेंट के बारे में कैसे पता चला और आपने प्रोसेस कैसे स्टार्ट किया? जब मैं जर्मनी के अपॉइंटमेंट्स के बारे में थक चुका हुआ था, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट 4 इनटेक्स में अप्लाई कर दिया हुआ था अपॉइंटमेंट के लिए। एक दफ़ा जो है 22 की अपॉइंटमेंट, फिर 23 की 2 अपॉइंटमेंट, फिर 24 की अपॉइंटमेंट। तो मेन इशू जो मेरा यही था कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा था काफ़ी ज़्यादा। एग्जैक्टली। इटली और जर्मनी बहुत टाइम वेस्ट लोगों का होता है। सिमिलरली ऑस्ट्रिया का भी बहुत टाइम वेस्ट होता है, अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, ठीक है। तो ये आप लोग भी सुन रहे हैं, अगर माइंड बना रहे हैं, बेशक इटली में फ्री एजुकेशन है, जर्मनी में फ्री है, लेकिन जब आपको वीजा ही नहीं मिलेगा तो उस फ्री एजुकेशन का आप अचार डालेंगे। बिल्कुल। तो अब बात कर रहे थे इसके बारे में, टॉप 7 हमारा कैसे के पता बारे चला? में कैसे पता चला। तो उस टाइम पे मैंने सोचा कि मैं फ्रांस में एमबीए के लिए जाऊंगा, क्योंकि एज कम्पेयर टू यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, एमबीए
MBA प्रोग्राम जो फ्रांस में है वो अफोर्डेबल है, काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, थोड़ा बहुत नहीं, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था। अफोर्डेबल है डेफिनेटली। तो फिर उस टाइम पे मैंने लाहौर में काफ़ी ज़्यादा कंसल्टेंट से जो है ना वो कांटेक्ट किया था, लेकिन मेन जो सबसे इशू चल रहा था वहाँ पे वो ये था कि उनका MOU साइन होता है स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ के साथ, एग्जैक्टली, और वो अपनी कमीशन अंदर से डिडक्ट करते हैं। मेरा सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन होगा, सेमेस्टर फी होगी, उसमें से वो एक कमीशन डिडक्ट करते थे, जिसकी वजह से मैं मेंटली सेटिस्फाइड नहीं था वहाँ पे। वो बहुत, मैंने पहले भी बताया कि हम बेशक हम महंगे कंसल्टेंट हैं, लेकिन हम किसी भी ऐसी यूनिवर्सिटी जो लो ग्रेड यूनिवर्सिटी है जिसकी फीसें ज़्यादा और वो बाद में कंसल्टेंट को जो है वो किकबैक देती हैं, ऐसा कोई सीन नहीं है। हाँ बिल्कुल। और ये हम बार बार कहते हैं कि आप, हम सबसे पहले आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग जो मैच यूनिवर्सिटी हुई वहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो ऑलमोस्ट 3 मंथ्स की स्ट्रगल के बाद मुझे पता चला कि टॉप 7 नाम के जो है ना वो कंसल्टेंट हैं फैसलाबाद में। मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी यूट्यूब पे, फ्रांस से रिलेटेड थी, तो फिर मैंने सोचा व्हाई नॉट ट्राई टॉप 7 कंसल्टेंट्स। तो फिर मैं यहाँ पे जो है वो मैसेज किया, मैसेज के बाद मेरा जो है वो प्रोसेस सारा स्टार्ट हो गया। अभी तक मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं था किया, तो मेरे डॉक्यूमेंट सबमिशन आपकी तरफ पहले हो चुके हुए थे, तो मुझे यहाँ पे आने की जरूरत ही नहीं थी पड़ी। वो एक दफा बस गुजरते हुए यहाँ से मैंने सोचा कि मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हार्ड फॉर्म में मैं आपसे ले जाऊँ। सिर्फ वो 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए आया था, मैम आयशा से मुलाकात हुई थी, उन्होंने हार्ड फॉर्म में प्रिंट आउट कर दिया, बस इतना सा टॉप 7 के साथ मेरा शुरू में जो है ना वो एग्जैक्टली हमारे बहुत सारे स्टूडेंट ऑनलाइन ही प्रोसेस करवाते हैं, दे नेवर विजिटेड ऑफिस। इवन वीज़ा भी रिसीव करने के बाद हम किसी को नहीं फोर्स करते जी आप आएँ, हमें बहुत खुशी होती है जब कोई आता है, लेकिन हम चाहते हैं कि टोटली पेपरलेस, टोटली विजिटिंग के बगैर, आपका टाइम वेस्ट किए बगैर अगर आप प्रोसेस करवाना चाहते हैं। और इसके अलावा भी हमारे पास काफ़ी सियालकोट के बच्चे हैं जो कभी ऑफिस नहीं आए एंड दे आर नाउ इन फ्रांस इवन, तो ऐसे कर सकते हैं क्योंकि हम कोई एक दुकान इन्होंने ऑफिस आके देखा, एग्जैक्टली हमारा गूगल पे भी बिजनेस प्रोफाइल है, हम यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, बड़ा ऑफिस है, कोई एक सिंगल दुकान नहीं है कल को हम कंसल्टेंसी लेके और शटर बंद करके चले जाएंगे। रजिस्टर्ड फर्म है हमारी। तो आपने कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो प्रिपेयर किए और आपकी क्या कॉस्ट आई डॉक्यूमेंट्स में? बेसिकली तो अगर देखा जाए स्टार्ट में सबसे पहले तो आइल्स हमारा सबसे बेस पॉइंट होता है। हमने आइल्स किया था, मैंने AEO की तरफ से आइल्स किया था। हाँ, ठीक है। लेकिन प्रिपरेशन सेल्फ बेस पे थी, बस मैंने एग्जाम दिया क्या था। आपका स्कोर था? C1 7.0। 7.0, ये एक बहुत प्लस पॉइंट है। अभी जस्ट फ्यू डेज पहले उमर इब्राहिम है, उसका भी 7.5 बैंड था, ठीक है, और उसका भी वीजा जस्ट 2 डेज में आया है। तो बेशक आपकी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है आइल्स, हाँ, ऐसा ही है, बिल्कुल। लेकिन आइल्स से बहुत प्लस पॉइंट हो जाता है आपकी प्रोफाइल को। अगर आप अफोर्डिंग हैं, आप में टैलेंट है, यू मस्ट डू आइल्स। ये ऐसी एक चीज है जो आपकी प्रोफाइल को एक बहुत ज्यादा, मैं कहता हूँ, 4 चांदी लगा देती है। वीजा ऑफिसर देखता है कि लैंग्वेज बच्चे की C1 लेवल पे है, कैंपस फ्रांस देखता है कि ही इज फुली एलिजिबल टू कम्युनिकेट। हर बच्चा आइल्स नहीं कर सकता फर्स्ट अटेम्प्ट में, बेशक ऐसे ही है। तो आपके आइल्स की एक कॉस्ट है, उसको हम 65,000, हाँ ऑलमोस्ट वही। और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो हमने कुछ अटेस्ट करवाने होते हैं, कुछ वेरिफिकेशन उनकी होती हैं, जिस तरह HEC की तरफ से डिग्री की अटेस्टेशन थी, एग्जैक्टली, और फिर बाद में मैंने मोफा से भी करवाई थी। एग्जैक्टली, तो वो एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं है क्योंकि तकरीबन डिफरेंट 15 to 20,000 हम इसको खुला रखें बजट, तो इतने में आपके डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। एग्जैक्टली, सही है। अच्छा, और क्वेश्चन नंबर 5 है कि अब आप अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में बताएं और कॉस्ट के बारे में बताएं और प्रोसेस को टाइम कितना लगा। बेसिकली मैंने अप्लाई किया था आईपैक में। आईपैक यूनिवर्सिटी ऑफ और- फ्रांस में ये इंस्टीट्यूशन है, एक बड़े अच्छा रैंक्ड इंस्टीट्यूशन है अपनी फील्ड में। स्पेसिफिकली आप इसको देखेंगे तो इसकी रैंकिंग जो है वो फ्रांस के अंदर भी काफ़ी अच्छी है। मेन प्लस पॉइंट जो था वो ये था कि इसकी MBA में रैंकिंग अच्छी है, क्योंकि मैं जा ही MBA के लिए रहा हूँ। एग्जैक्टली, एपिटा को आप देखें, उसकी रैंकिंग IT में बहुत अच्छी है, वो सिर्फ IT करवाता है, और इसकी सब्जेक्ट वाइज रैंकिंग बहुत अच्छी है। बेशक। तो मैंने अप्लाई करना था जनवरी इनटेक के लिए, तो मैं नवंबर 2024 में जो था वो इसके बारे में सोचा, प्रोसेस स्टार्ट किया है? प्रोसेस मेरा स्टार्ट हो गया था अगस्त में। अगस्त में मैं मेंटली तौर पे प्रिपेयर हो गया था कि आई हैव टू चूज आईपैक। और उस टाइम पे इनटेक की 2 यूनिवर्सिटीज के ओपन थे, एक आईपैक बिजनेस स्कूल और एक पेरिस बिजनेस स्कूल। पेरिस स्कूल, हाँ, आईपैक की रैंकिंग ज्यादा अच्छी है। आईपैक की रैंकिंग भी अच्छी थी और 5-6,000 यूरोस का डिफरेंस भी था फी में। अच्छा, उसकी ज्यादा इससे। आपकी टोटल फीस क्या है? 16,000 यूरोस फॉर 2 ईयर, फॉर 1 ईयर? 1 ईयर, और जो है एजुकेशन 1 ईयर है। थर्ड सेमेस्टर जो है वो इंटर्नशिप का है। उसमें अपॉर्चुनिटी ये है कि मैं लॉस एंजलिस में वो मूव कर सकता हूँ। अच्छा, आईपैक का एक जो है वो इंस्टीट्यूशन वहाँ पे इंस्टीट्यूट भी है, उनकी ब्रांच सेकंड वाली जो है वो लॉस एंजलिस में है। अच्छा, वेरी गुड, दैट्स वेरी नाइस। तो अभी आपने इनिशियल कितना पे किया? 6,000 यूरोस। 6,000, तकरीबन 18 लाख इन्होंने अपनी ट्यूशन फीस का जो पहला डिपॉजिट है वो यहाँ से दिया है, और बाकी ये 2
इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। यस बिल्कुल। अच्छा, और पेरिस के अंदर है, ये पेरिस के अंदर है आईपैक, और ये सबसे प्लस पॉइंट है, मेन कैपिटल सिटी है, और पेरिस हमेशा से टूरिस्ट की डेस्टिनेशन है, बहुत लाइवली सिटी है, मैंने खुद विजिट किया हुआ है, बहुत मजे की जगह है रहने के लिए यूरोप में। और इस अगर आपका नवंबर में एडमिशन आया है, अगस्त में मैंने मेंटली तौर पे इसके लिए मैं प्रिपेयर हो गया था कि मैंने अप्लाई करना है। सितंबर में अप्लाई हो गया था। अक्टूबर में मुझे जो है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है इंटरव्यू की कॉल आई। इंटरव्यू मैंने क्लियर किया, 2 वीक्स के अंदर अंदर ऑफर लेटर आ गया। फिर उसके बाद फी डिपॉजिट करवाई, तो ये सारा प्रोसेस मेरा अक्टूबर में क्लियर हो चुका हुआ था। नवंबर में मेरा कैंपस फ्रांस का इंटरव्यू हुआ और दिसंबर में मेरा एम्बेसी का इंटरव्यू। तो वो ऑलमोस्ट 3 मंथ्स के जो है वो टाइम फ्रेम में मेरा एडमिशन से। दो चीजें बहुत मैटर करती हैं, आप किस टाइम पे अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। जितना आप अर्ली प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, टाइम फ्रेम, एम्बेसी इन चीजों को देखती है कि एक बच्चा अगर दिसंबर में उसने आके फॉरेन ऑफर लेटर लिया है और फॉरेन से भाग के वो जो है वो जनवरी में वीजा अपॉइंटमेंट, एक बच्चा जो सितंबर में जब एडमिशंस ओपन हुए थे तब अप्लाई करके उसने प्रॉपर एक टाइम फ्रेम दिया है आपके अपने वीजा प्रोसेस को, अपने एडमिशन प्रोसेस को, तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और इनका काफी टफ इंटरव्यू हुआ था कैंपस फ्रांस लाहौर ऑफिस में। एग्जैक्टली बिल्कुल। कौन से क्वेश्चन ज्यादा फोकस थे? बेसिक तो उन्होंने क्वेश्चन जो किया था वो इंट्रोडक्शन था, लेकिन उन्होंने मेन जो जोर डाला हुआ था वो 2 क्वेश्चंस पे था। व्हाई फ्रांस, व्हाई नॉट यूएस? क्योंकि आपको पता है एमबीए के लिए यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया फेमस हैं इस टाइम, पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में भी। तो वो मुझे बार बार यही कह रहे थे कि आप जो इतना एसेट्स हमें शो कर रहे हैं, इतनी प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, बैंक स्टेटमेंट शो कर रहे हैं, आप ये सारा कुछ बेच के यूएस से क्यों नहीं कर सकते? आपने कितनी बैंक स्टेटमेंट शो की थी? मेरी ऑलमोस्ट विद फी 82 लाख के आसपास थी। 82 लाख के आसपास इनकी बैंक स्टेटमेंट। रिमेनिंग फी भी शो करनी थी जो तकरीबन इनकी 30 लाख, और प्लस इन्होंने जो है वो अपना लिविंग एक्सपेंस शो किया है। बिल्कुल। रिक्वायरमेंट तो तकरीबन 6 मिलियन की थी, हाँ, लेकिन मैंने वो 4.5 से भी बच्चों के वीजे लगे हैं, 4.55 मिलियन से भी। बिल्कुल। अच्छा, तो आपकी जो कॉस्ट है एक्चुअली उसमें अगर आप इनकी ट्यूशन फीस डालें, हमारी फीस डालें, और आपकी वीजा फीस डालें, कैंपस फ्रांस की फीस डालें, तो मैंने जो कैलकुलेशन की है ये तकरीबन कोई 22 लाख बनती है। अराउंड एग्जैक्टली। और इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है कि अब आपकी बाकी स्टूडेंट्स को क्या रिकमेंडेशन है, फ्रांस को चूज करना चाहिए जो इसकी वीजा के बारे में हाइप है कि वीजा रिजेक्ट हो जाता है? नहीं, ये तो मेरा अपना जो एक्सपीरियंस वो फ्रेंच एम्बेसी के साथ इस तरीके का था कि मेरा 1 वर्किंग डे में जो है ना वो वीजा 1 वर्किंग डे में वीजा है। डेफिनेटली आप खुद जो रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी जो प्रोफाइल है, आपका कैसे हुआ है। अगर यही फॉर एग्जांपल कोई ऐसी यूनिवर्सिटी में ट्रैप हुआ होता बच्चा जिसकी फीस जो है वो लो ग्रेड है, जिसका रैंकिंग अच्छी नहीं है, तो क्वेश्चन मार्क एक जनरेट हो जाता है, व्हाई दिस यूनिवर्सिटी इफ यू हैव ए प्रोफाइल। तो वो उसमें रिकमेंडेशन हम भी यही कहते हैं कि आप अपनी प्रोफाइल को वैल्यूएट करवाएं, हम जो बेस्ट डेस्टिनेशन है उसके बारे में बताएं। हमारी लिथुआनिया की कोई रिजेक्शन नहीं है, लैटविया की कोई रिजेक्शन नहीं है, फ्रांस में हाँ हमारी 2-3 रिजेक्शंस हैं और हम इस चीज को मानते हैं। वो अनसर्टन रीजंस की वजह से हैं, उसमें कुछ फ्रेंड्स थे इकट्ठे जिनकी एक दफा ही रिजेक्शन आ गई। और अब आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं और फ्यूचर डेस्टिनेशन क्या है? अभी फिलहाल तो मेरा 100% फोकस अपनी स्टडीज की तरफ है, क्योंकि आपको पता है एमबीए इजी डिग्री नहीं होती, तो एक प्रॉपर टाइम देना पड़ता है। लेकिन मेरे पास अपॉर्चुनिटी है पार्ट टाइम जॉब की, लेकिन इंशाल्लाह पहले जो है मेरा फोकस होगा वो स्टडी में कंप्लीट अपनी करूं, और जो मेरा सेकंड ईयर है वो लॉस एंजलिस यूएस की तरफ है, तो इंटर्नशिप उधर में है। एग्जैक्टली। तो आप अगर यहाँ से डिग्री अपनी अच्छी कर लेते हैं, बहुत सारे बच्चों की लास्ट ईयर में ही प्लेसमेंट हो जाती है, तो फिर जो है वो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं बनती कोई भी ना। सेटलमेंट के हवाले से डिग्री जरूर कंप्लीट करनी है। तो हमारी भी वेल विशेस हैं इसके लिए, फखर के लिए, और इंशाल्लाह बेस्ट फॉर यू। ओके, थैंक यू।